नमस्कार, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। आज संविधान दिवस है और इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र कुलशेष जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, संविधान दिवस है। संविधान को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं, जैसे समान नागरिक संहिता को भी लेकर बात है। कुछ बातें ये भी उठ रही हैं कि अब संविधान में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। आप क्या मानते हैं? तिवारी भाई, संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें अब तक हम सिर्फ सुनते थे, लेकिन इस सूचना क्रांति में बहुत सारी ऐसी बातें जो हम सुनते थे उससे ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। तो पहला तो मेरा जो कंटेंशन है वो ये है कि ये जो भारत का संविधान, जिसे हम लोग अपना संविधान कहते हैं और इतने सारे लोगों ने बनाया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत कुछ फोटोकॉपी है। उसमें कुछ छोटी मोटी तरमीमें हुई, आगे पीछे हुआ, और यहां तक ऐसा जघन्य अपराध हुआ कि दुनिया के जितने भी संविधान बने, उस संविधानों का जो प्रियम्बल होता है वो अक्षुण्ण होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के चलते, नफे नुकसान के चलते, भारत के संविधान के प्रियम्बल में 1976 के अंदर एक बदलाव कर दिया गया कि यह संविधान सेकुलर और सोशलिस्ट है। जी। मैं वहां से बात शुरू करता हूं, और क्योंकि आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है, तो हम संविधान दिवस जब मनाते हैं तो एक रस्म सा लगता है मुझे। तो इस पे जरूर चिंतन करना चाहिए, सत्ता के अंदर, सत्ता के बाहर, और जो लोग संविधान की बात करते हैं कि आखिर ये कैसा अजीबोगरीब संविधान है कि जब इस संविधान में लिख दिया गया कि आज से ये सेकुलर है, जबकि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट को सुने तब भी ये प्रश्न आया था, और उसमें अयंगर से लेकर के अंबेडकर ने बहुत कुछ कहा था जी। कि भारत की मिट्टी, भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जो अनादिकाल से यहाँ अलग पंथ आए, मत आए, वो यहाँ बले पढ़े, किसी ने उनसे आज तक पूछा नहीं कि आपका मत क्या है। किसी ने उनके मत को देख करके ये नहीं कहा कि हम आपकी गर्दन सर से जुदा कर देंगे। लेकिन भारत की मिट्टी में वो तासीर है, वो शक्ति है कि इसने सबको अपना लिया। तो इस सेकुलर शब्द की जरूरत क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट से बता रहा हूं। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने बनाया, जो कहते हैं कि हम सेकुलर थे, सुपर सेकुलर थे, वो 1950 के बने संविधान में ऐसा क्या हो गया जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया कि मात्र 24 साल के बाद वो कम्युनल लगने लगा, और फिर उसको सेकुलर बनाने के लिए बाकायदा प्रेमबिल में आपने ये किया। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अब भारत का संविधान रिटन में सेकुलर है। तो सक्सेसिव गवर्नमेंट आई, और सक्सेसिव गवर्नमेंट ने संविधान की दुहाई एक आम उस हिंदुस्तानी को जो हाशिए पे बैठा है, उसको तो बहुत संविधान की परिभाषा समझाई, संविधान के बारे में समझाया, संविधान ये है, संविधान वो है, लेकिन उन तमाम शातिर लोगों ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इस संविधान को रौंदते हुए, इसकी मूल आत्मा को तोड़ते हुए खुल्लम खुल्ला एक पैरेलल संविधान बना दिया है। अगर भारत सेकुलर है, आज की डेट में लिखित में सेकुलर है, तो मेरा पहला सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन यह है कि सेकुलर भारत के सेकुलर संविधान के होते हुए फिर भारत के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, फिर सच्चर कमीशन क्यों है, फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है। तो ऐसा लगता है कि संविधान की मूल भावना में जिन बातों के ऊपर चलना चाहिए था उन्हें तो वही छोड़ दिया और एक नई पगडंडी पकड़ ली है। तो इससे समाज के अंदर, खासतौर से बहुसंख्यक समाज के अंदर, इस बात का गुस्सा है कि हमें तो संविधान की दुहाई दी जा रही है, लेकिन आपने एक संविधान के पैरेलल संविधान बना दिया, और उन योजनाओं पे, उन चीजों के ऊपर संविधान से ज्यादा अमल हो रहा है। तो पहला तो ऑब्जेक्शन ये है। फिर आपने कहा कि खासतौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपने बात की, और ये बार बार आती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस तरीके से हमें डिस्क्राइब किया जाता है, ऑलमोस्ट वैसे ही धारा 44 है, और ये धारा 44 कहती है कि भारत का हर नागरिक बराबर है, उसके अधिकार, उसका दायित्व बराबर है। और मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है, दो आई एम नॉट ए लॉ बैकग्राउंड,
कोई भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सक्सेसिव गवर्नमेंट से 9 बार यह कह चुकी है कि आप धारा 44 को यानी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों नहीं लागू करते। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में एक बड़ी मुस्लिम आबादी को खुश करने के लिए उस तरफ बढ़ा नहीं जाता, जबकि संविधान का लेना देना है, इससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैंने कहा कि हमने एक पैरेलल संविधान बना दिया इस देश में कुछ लोगों को अपीस करने के लिए, लिहाजा आज वो एक पॉलिटिकल इशू बन गया है जी। तो मेरा कहना यह है कि संविधान दिवस पर इस बात का जरूर मनन होना चाहिए कि समय समय पे संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, दुनिया के हर संविधान में होते हैं, काल और परिस्थिति बदलती है। लेकिन हमारे संविधान में सिवाय राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक के स्वार्थों के हिसाब से तो अमेंडमेंट हुए, लेकिन राष्ट्र को ध्यान में रख के कभी नहीं हुआ जी। इसलिए मैं मानता हूं कि भारत राष्ट्र की एक संस्कृति है, उसकी एक सेंसिटिविटी है, अलग किस्म का एक संविधान होना चाहिए। जो कानून बने वो यहां के हिसाब से बनने चाहिए कि यहां के लोगों की क्या सेंसिटिविटीज हैं। तो इसलिए 25 से 30 धारा डाली गई। वो धारा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में देश करती है। इसलिए आज हमारे यहां शिक्षा समान नहीं है। आज हमारे यहां जो कानून है 1860 का पुलिस कानून आज भी चल रहा है, 1861 का एविडेंस कानून चल रहा है जी। तो हमारे पार्लियामेंट में जो लोग जीत के जाते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एक साधारण टर्म से, लेकिन रियल टर्म्स ये है दे आर लॉ मेकर जी। और इन लॉ मेकर का काम यह है जो मेरे और आपके टैक्स से सारे खर्चे लेते हैं, रेल में चलने का, प्लेन में चलने का, बिजली का, मकान का, इन सब के खर्चे हम इन लॉ मेकरों को देते हैं और इन लॉ मेकर्स को फिर हम पेंशन भी देते हैं और इनका एक ही काम है कि अच्छे कानून बनाना। लेकिन कोई लॉ मेकर अच्छे कानून नहीं बल्कि उन घटिया कानूनों को इसलिए जारी रखना चाहता है ताकि उसकी राजनीति चलती रहे। मैं मानता हूं कि जब इस देश में क्रिमिनल कानून सेम है तो फिर सिविल कानून अलग अलग क्यों है जी। और सिविल कानून में किसी के विशेष के लिए विशेष चीजें हैं, किसी के लिए दूसरी चीजें। तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं, चाहे वो शादी का कानून हो, उसकी उम्र का हो, शादी कितनों से करनी है, तलाक का कानून किसी के लिए अलग है, किसी के लिए दूसरा है। तो मतलब कभी कभी लगता है कि संविधान दिवस हम सिर्फ एक रस्म अदा करते हैं और संविधान के प्रति निष्ठा करते हैं और सब लोग उस संविधान की निष्ठा करते हुए उस संविधान से इतर काम करते हैं जो उनको पॉलिटिकल फायदे, नफे, नुकसान के हिसाब से होता है। लिहाजा आपने ये महज इत्तफाक है कि मैं आज बॉम्बे में हूं और आपका बड़ा बढ़िया थॉट था कि भाई इस संविधान पे बात कर ली जाए, जबकि मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी संविधान की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं बार बार सवाल उठाता रहा हूं। इसलिए मेरा मानना है कि 2022 में जब पूरा देश बदल रहा है, एक कल्चर बदल रहा है, एक संस्कृति बदल रही है, राजनीतिक लोगों में भी बदलाव आ रहा है, पार्टियों में भी बदलाव आ रहा है, चुनाव के मामले में कभी हम सुना करते थे सड़क, पानी, बिजली, आज उससे हिंदुस्तान आगे चला गया है। तो क्या भारत के संविधान में इस संसद को बैठ करके इसके अंदर वो तमाम सारी चीज़ें जो मूल रूप से हमारे पूर्वजों ने उसमें डाली थी वो वापस लाई जाए और ये जो हमने एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी की है इसको लागू किया जाए। और इस पे मेरा एक पॉलिटिकल सवाल भी है जी। अगर आप भारत के मुसलमानों को वोट बैंक के लिए सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का देंगे, अगर आप माइनॉरिटी कमीशन का करोड़ों का बजट देंगे, वक्फ बोर्ड के तहत अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके नाम कर देंगे और ऐसे ऐसे कानून बना देंगे कि वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है लेकिन उसका कारिंदा पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे दावा कर दे तो वो जमीन उसकी हो जाती है। तो क्या मैं ये मानूं कि भारत का संविधान सेकुलर है तो फिर ये नहीं होना चाहिए, और अगर ये रखने हैं और ये तमाम आपको पैरेलल व्यवस्था रखनी है तो ये तो जब ही मुमकिन है जब स्टेट का रिलीजन हो। तो भारत का तो कोई रिलीजन नहीं है, तो पाकिस्तान इस्लामिक देश है, बांग्लादेश इस्लामिक देश है, तो वहां माइनॉरिटी का कंसेप्ट है क्योंकि वो उसमें, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। लेकिन अगर भारत हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाए तब मैं समझता हूं कि ये अलग से सच्चर कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, फला बोर्ड तब जस्टिफाई है। तो वो कब होगा नहीं होगा, लेकिन भारतीय नागरिक, एक आम नागरिक जो संविधान में निष्ठा रखता है, उनके लिए बड़ी तकलीफ है कि संविधान उनको प्रोटेक्ट नहीं करता।
इसलिए कभी कभी तो मुझे इस बात पे भी ताज्जुब होता है कि इसी संविधान की शपथ लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बनते हैं, जजेस बनते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी इसके ऊपर नहीं अड़े वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाल यह है आज की डेट में कि सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर है जी। यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर यह कहीं कहता है कि भाई भारत की संसद में विपक्ष को पूरा समय नहीं मिल रहा है, इट्स ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट जी। तो चीफ जस्टिस का एजेंडा क्या है? 5 करोड़ केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, तो ना तो चीफ जस्टिस को और वो ज्ञान देने वाले जजों को उनकी चिंता नहीं है। लाखों लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चक्कर काटते काटते मर जाते हैं, बल्कि फैसले होने के बाद उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की प्रक्रिया भी ऐसे ही है कि मैं जाऊंगा तो मैं चचा, भतीजे, नाना, दादा के किसी को बैठा जाऊंगा, इस पे बात नहीं होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संसद को क्या करना चाहिए, किसी आदमी को क्या करना चाहिए, पत्रकारों को अपनी हद में रहना चाहिए, ये सबको समझाते हैं। इन्हें कौन समझाएगा? 22 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे देश में, एक मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, 5 लाख की भी है, 11 लाख की। 22 लाख के द्वारा चुना गया एक एमपी पूरी दुनिया भर की धूल फांकता है, तब उसे चुन करके पार्लियामेंट भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, जज साहब को कौन सा इम्तिहान पास करके वो जज बनते हैं? वो वकील मेहनत करता है, एलएलएम करता है, पढ़ता है, केसेस जीतता है, वहां तक तो समझ में। लेकिन जज साहब का प्रमोशन के कौन से मापदंड है? एक आईएएस अधिकारी है तो भी उसको प्रमोशन के लिए समय, उसके बाद ही प्रमोशन होगा। हम और आपको जब तक प्रमोशन की उसकी अब तक हमारी फाइल ना बने, तो आप पुलिस वाले को बुला करके उसको डांट सकते हैं, आप एमपी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आप संविधान पे संसद पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप कहते हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए कि आप पार्लियामेंट की नाफरमानी कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। तो ये जो एक स्वतंत्र, एक स्वयंभू संस्था खड़ी हो गई है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डराएंगे और किसी को भी हम बंद कर देंगे, किसी को भी हम छुट्टी दे देंगे, किसी भी ऐसे माउस्ट आदमी जो जेल में बंद था, आप आए क्योंकि आपकी दूसरी बैकग्राउंड है, आपने उठा करके नौलखा को कहा कि नहीं अभी नहीं, घर में रहना चाहिए। तो आप साफ साफ कहिए कि आप सिर्फ जज ही नहीं है, आप एक एक्टिविस्ट हैं और उस एक्टिविस्ट का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। तो ये तमाम सारी चीजें जो जज साहब को करनी चाहिए वो जज नहीं कर रहे, और वो संविधान के बारे में वो भी मुंह नहीं खोलते क्योंकि वो भी उनके लिए विन विन सिचुएशन है। तो संविधान पे बैठने वाले जिस पे सुबह से शाम तक शपथ होती है, तो ये सवाल तो चीफ जस्टिस साहब से उठ के आना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से उठ के आना चाहिए था, और सरकारों के सामने ये चैलेंज रखना चाहिए था कि भाई जब ये संविधान बना था ओरिजिनल, तो इस संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत जी। तो जब इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है और जब इस पे मंत्रणा हुई तो बी आर अंबेडकर साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंत्रणा की कि भाई इसमें इंडिया तो दिख रहा है लेकिन इसमें भारत कहां है। तब उस मंत्रणा के बाद एक कंसेंसस बना और कहा कि भारत की अनादिकाल से जो संस्कृति है, जो हमारे यहाँ राज करने का तरीका है, हमारे एजुकेशन का तरीका है, कैसे हम उनको तस्वीरों के माध्यम से इस संविधान में इंसर्ट करें। तब कोई 22 चित्र बनाए गए, नंदलाल बोस जी ने बनाए, और उसमें करीब 8 चित्र जो है वो राम मनोहर विहोर साहब ने बनाए, और उस संविधान के पहले पेज पर नंदी की तस्वीर है जी, तीसरे के ऊपर राम की तस्वीर है, सीता की। तो मेरा कहना यह है कि आपने संविधान में अमेंडमेंट किए, आपका अधिकार था, लेकिन कौन लोग थे, किसकी कॉन्स्पिरेसी से, कौन पॉलिटिकल पार्टी थी कि वो भारत के उसमें से 22 चित्र निकाल दिए गए, जिसमें भगवान राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, छत्रपति शिवाजी भी हैं और लक्ष्मीबाई भी है। तो संविधान की अगर उन किताबों के साथ वो जुड़ा होता तो हमें भारत के इतिहास का अंदाजा होता। लिहाजा आज के दिन संविधान दिवस पर मेरी सरकार से ये मांग है कि सरकार उसमें अमेंडमेंट करे, वो उसका अधिकार है, लेकिन जो उसका प्रोफाइल था, जो उसकी रूपरेखा थी, जिसमें वो पूरे के पूरे 22 चित्र थे, जितनी भी कॉपी छपें जी, जो आम नागरिक तक पहुंचती हैं, उनमें उन चित्रों को वापस लाया जाए। जहाँ तक मुंबई को लेकर है तो श्रद्धा वालकर की हत्या का एक मसला चल रहा है। 35 टुकड़े किए गए महरौली, दिल्ली में। लव जिहाद एक ऐसा प्रकरण है जिस पर पिछले दिनों अमित शाह जी से भी प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने कहा ये राज्यों को बनाना चाहिए कानून इस पर।
आप क्या मानते हैं कि केंद्र को इस पे पहल करनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि गृह मंत्री हैं और सरदार पटेल को तो हमने नहीं देखा, लेकिन एक सशक्त हैं, डिसाइसिव हैं, कन्विक्शन के साथ काम करते हैं। लेकिन मैं इस जवाब से उनके संतुष्ट नहीं हूं। अगर राज्यों को भी बनाना चाहिए तो 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तब तो इसको 24 घंटे में बन जाना चाहिए जी। तो केंद्र ये कह दे कि राज्यों को करना चाहिए और राज्य कभी करें नहीं। और इत्तेफाक से पहली बार भारत में एक लंबे समय के बाद देखा कि हमारी जो केंद्र में सरकार है उसी की सरकारें 20 कम से कम मिनिमम राज्यों में है। तो अगर मैं उनके इस वाक्य को भी मान लेता हूं और लगता हो सकता है कि वो केंद्र में उसमें कुछ और ज्यादा जैसे कह सकते हैं कि कंपल्शंस हो सकते हैं, उनके पॉलिटिकल कंपल्शंस, तो राज्यों में 20 राज्यों में तो फिर दूसरे दिन बन जाना चाहिए। और जब अमित शाह जी ने कहा कि राज्यों को बनाना चाहिए तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रोएक्टिव होकर बनाना चाहिए फिर तो। अगर ऊपर से तो मैं ये कहता हूं कि लव जिहाद ही नहीं इस देश में वक्फ बोर्ड ने भारत की चप्पे चप्पा इंच इंच भूमि को इस देश के लोगों से छीन लिया है और संसद में 2013 में वो कानून पास हो गया है। तो वक्फ बोर्ड नाम का जो जिन्न है, जिसको दलाल नेताओं ने अपने स्वार्थों में इसको पास किया, आगे बढ़ाया और 1956 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 85 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 95 में अमेंडमेंट हुआ और 2013 में वो आकर के एक पूरा कानून बन गया। तो वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। भारत भूमि पे कोई भी वक्फ का आदमी ये कह दे कि ये स्टूडियो जो है वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, तो वो क्लेम करेगा, उसको हैंडओवर हो जाएगी और आप अपने कागज लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में जाना होगा। तो ये तो एक तरीके का, इसको अब आप लैंड जिहाद कह सकते हैं जी। तो 1947 में क्या था? इस्लामिक लैंड जिहाद हुआ। आपने पॉपुलेशन भी ली, मुसलमान यहां से गए भी और मुसलमान यहां से नहीं भी गए और एक बड़ा जमीन का टुकड़ा ले लिया। 71 में दूसरा लैंड जिहाद हुआ। अब इस देश में चौराहे चौराहे, गली गली, कहीं कोई सड़कों पे मजार बन रही है, कोई एक्सप्रेसवे पे मजार बन रही है, कोई हाईवे पे मजार बन रही है, लेकिन उस मजार इल्लीगल को नहीं हटा सकते क्योंकि उससे एक मुसलमान नाराज हो जाएंगे और मुसलमान नाराज हो जाएंगे तो वो दंगा कर देंगे, लिहाजा ये होने दो। तो ये सब भारत राष्ट्र को समाप्त करने वाली चीजें हैं। लिहाजा मेरा मानना है कि कानून अपनी जगह है, इस देश के हर उस जागरूक नागरिक को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये पेट्रोल की कीमत और ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये दुनिया में सब जगह होता है, लेकिन दुनिया में लोग रोजगार और महंगाई के बलबूते न सरकारें हटाते हैं और न सरकारें बनाते हैं। मेरा मानना है कि भारत को ये अपॉर्चुनिटी मिली एक लंबे समय के बाद कि सरकार का काम भी करे और सरकार इस देश की, राष्ट्र की आस्थाएं, परंपराओं और सरोकारों को भी बचाए। उसके लिए लोगों को सड़कों पे आना होगा। तो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, वक्फ बोर्ड हो, भारत के तमाम हिंदुओं के, सनातनियों के मंदिर पर इस एडमिनिस्ट्रेशन जो है सरकार का कंट्रोल है, ये हटना चाहिए। भारत के मंदिरों पर आप अपनी आस्था के तहत, मैं अपनी आस्था के तहत, इस देश के मंदिरों पे कोई 7 लाख करोड़ रुपया सालाना चढ़ता है और वो पैसा सरकार ले लेती है। न वो गुरुद्वारों से लेती है, न वो चर्चों से लेती है, न वो मज़ारों से लेती है, लेकिन राष्ट्र सेकुलर है, देश सेकुलर है। ये पाखंड बंद होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देव भाई, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।